हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन के इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 3 में हेनरी का नियम करा दिया था। हेनरी का नियम जिसमें विलेय गैस है और विलायक द्रव होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राउल्ट का नियम जिसमें विलेय द्रव और विलायक द्रव होता है। राउल्ट के नियम को समझने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स, राउल्ट का नियम को समझने के लिए आइए देखते हैं राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का नियम मैं आपको बता दूं कि ये द्रव और द्रव से मिल इसमें द्रव और द्रव विलयन होते हैं, जिसमें विलेय भी द्रव होता है और विलायक भी द्रव होता है। समझते रहना, अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। एक कंटेनर लिया, ये बंद है कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने द्रव वन लिया, द्रव वन। इस द्रव वन को हमने क्या करा, वाष्पित करा। जब वाष्पित कर देंगे तो वाष्पित करने से हमने ये इसका क्या हो गया, ये शुद्ध द्रव एक का वाष्प दाब क्या होगा जी, वाष्प दाब P1 नोट। नेक्स्ट दूसरा कंटेनर सेम हमने ऐसे ही लेंगे, वो भी हमने वाष्प बंद करा। उसमें द्रव 2 है, हम द्रव A और B भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने द्रव 1 और 2 बोला है। तो द्रव 2 तो ये भी शुद्ध है क्योंकि इसके अंदर कुछ और मिला हुआ था नहीं, द्रव 2 ही है। तो द्रव 2 मतलब शुद्ध द्रव 2। शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब कितना होगा, वाष्प दाब P2 नोट। अब स्टूडेंट्स, मैंने क्या काम करा, इन दोनों द्रवों को मिला देंगे। इन दोनों द्रवों को एक कंटेनर में मैंने मिला दिया, जिसके अंदर अब क्या है, द्रव 1 भी उपस्थित है, द्रव 1 का अवयव वो भी उपस्थित है और द्रव 2 भी उपस्थित है। जब वाष्पित करेंगे जैसे भी, तो इसमें द्रव 1 विलयन का वाष्प दाब कुछ और होगा, जिसको हम बोल देंगे P1। द्रव 2 विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, विलयन का वाष्प दाब P2। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, P1 नोट क्या चीज़ है, P2 नोट क्या चीज़ है, P1 क्या है, P2 क्या है। तो देखेंगे कि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, एक कंटेनर था, इसमें शुद्ध द्रव है जिसमें P1 है, द्रव 1 का वाष्प दाब P1 है, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब P2 नोट है। ये P1 नोट है, ये P2 नोट है। क्लियर है, शुद्ध। नाउ दोनों को मिलाने पर इसका दाब कितना लगेगा, इसका दाब कितना लगेगा। तो विलयन का जो शुद्ध 1 का वाष्प दाब होगा वो क्या है, P1, और द्रव 2 विलयन का वाष्प दाब कितना है, P2। अब दोनों को मिलाने के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि द्रव 1 का वाष्प दाब ज़्यादा होगा या द्रव 2 का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, तो आप किस प्रकार उत्तर देंगे कि इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए आपका कि जिसका विलयन ज़्यादा होगा उसी का वाष्प दाब अधिक होगा। अगर साइंस में पूछा जाए कि वो पदार्थ का विलयन बताना है कि उनमें से कौन सा कितना है, तो उस पद को व्यक्त करने के लिए कौन सा पद प्राप्त होता है। अगर साइंस में आपसे पूछा जाए कि दो पदार्थों का विलयन है तो उनमें से कौन सा कितना है, तो आप कौन से पद से उसको ज्ञात कर सकते हो। तो वो पद होता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हमने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ये मोल प्रभाज ये बताता है कि इस विलयन के अंदर ये पदार्थ कितना है, और कितना मतलब कि ये ज़्यादा है या कम है ये भी बता देता है। अब देखते हैं, माना हमारे पास जो मोल अंश होता है, माना मोल अंश किसका, द्रव 1 का, वो कितना होगा, x1, और द्रव 2 का मोल अंश कितना होगा,
x2। अब हम जानते हैं कि जिसका मोल अंश ज़्यादा होगा, अब इसका मान लीजिए मैंने क्या काम करा, ये द्रव ज़्यादा है, सपोज़ ये द्रव ज़्यादा है तो इसका मोल अंश भी ज़्यादा ही होगा। ये हमें नोट करके रखना, हर वीडियो में यूज़ हो रहा है कि जिसका मोल अंश ज़्यादा होगा उसका दाब भी ज़्यादा ही होगा, अर्थात वो पदार्थ उतना विलयन के अंदर अधिक होता है। क्लियर है? तो यदि यदि द्रव एक का विलयन द्रव एक यदि द्रव एक का मोल अंश अधिक है तो उसका वाष्प दाब भी कितना होगा, वाष्प दाब भी अधिक होगा। इसी प्रकार द्रव 2 का मोल अंश अधिक हुआ तो उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो अकॉर्डिंग बाई हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वाष्प दाब जो होता है P1, द्रव एक का विलयन का वाष्प दाब P1। अब उसका अगर ये ज़्यादा P1 ज़्यादा है तो मोल अंश भी ज़्यादा होगा, मतलब x1। P1 का मोल अंश कितना है, x1 आएगा, तो ये इसके समानुपाती, अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा, अगर ये कम है तो ये कम होगा। क्लियर? अगर P2 का मोल प्रवाज x2 दोनों आपस में बराबर होंगे, ये P2 क्या है कि अगर ये ज़्यादा है तो x2 भी ज़्यादा ही होगा। इसके अकॉर्डिंग भाई हम देखते हैं कि P1 बराबर, इसको हटाने के लिए, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए P1 नोट x1, इसको हटाने के लिए P2 बराबर P2 नोट x2। स्टूडेंट्स द्रव 1 का वाष्प दाब P1 और उसका मोल अंश x1 दोनों के आपस में समानुपाती होते हैं, तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए P1 नोट का यूज़ किया गया। P2 दाब द्रव 2 होता है और x2 उसका मोल अंश होता है, दोनों के समानुपाती होते हैं आपस में। इनको हटाने के लिए, समानुपाती का चिन्ह को हटाने के लिए P2 नोट यूज़ किया गया। अब आप इसमें कहोगे कि इसमें राउल्ट का नियम कहाँ से आया? राउल्ट का नियम तो पता नहीं चला। तो राउल्ट का नियम यही चीज़ समझाता है कि किसी निश्चित ताप पर अवयव का वाष्प दाब, अवयव मतलब कि द्रव 1 या द्रव 2 का वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। या तो हम द्रव 1 की बात करेंगे या द्रव 2 की बात करेंगे। अब मैं तुम्हें, जैसे यूपी बोर्ड्स में तुम्हें लिखना भी है, थ्योरी भी देनी है, तो जो चीज़ मैं समझाई है वो चीज़ तुम्हें सिंपल से यहाँ लैंग्वेज में मिल जानी है। देखते हैं राउल्ट का नियम, कि राउल्ट का नियम क्या चीज़ है। ये द्रव्य विलयन का राउल्ट का नियम है, जिसको वाष्पशील विलयनों का राउल्ट का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार निश्चित ताप पर अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल अंश के समानुपाती होता है। माना हमारे पास दो द्रव 1 व 2 से विलयन बना गया है। द्रव तुम ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो अकॉर्डिंग बाय बुक के। तो विलयन में द्रव 1 का आंशिक दाब P1, विलयन में द्रव 2 का आंशिक दाब P2। क्लियर है? दोनों का दाब के P1 और P2 तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो राउल्ट का नियम क्या कहता था? राउल्ट के नियम के अनुसार कि P1 समानुपाती होता है x1 के। इसको हमने हटाया तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे चाहे से। तो सेम इज इक्वल टू P2 है समानुपाती x2, तो P2 बराबर P2 नोट x2। क्लियर? नेक्स्ट मैंने अकॉर्डिंग बाय चित्रानुसार, मैंने कि डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि द्रव 1 लिया था, द्रव 1 का वाष्प दाब P1 नोट होता है, द्रव 2 का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब P2 नोट होता है। दोनों को मिलाने पर द्रव 1 का विलयन का वाष्प दाब P1, द्रव 2 का विलयन का वाष्प दाब P2 होता है। क्लियर है? अब उस द्रव 1 के वाष्प दाब को हटाने के लिए मैंने क्या काम करा कि द्रव 1 का मोल अंश, फिर वही बताया था कि ये चीज़ को हटाने के लिए मैं मोल अंश का यूज़ करेंगे। मोल अंश का क्या है? द्रव 1 का मोल अंश x1, द्रव 2 का मोल अंश x2। अतः इन दोनों को कुल दाब कितना होना चाहिए जो। आइए ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ कैसे समझेंगे कि अच्छे से हमें ग्राफ को समझना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये ग्राफ है राउल्ट के नियम के लिए, कि राउल्ट के नियम का ग्राफ कैसे है। ये एक तो मोल अंश के लिए है हमारे पास, मोल अंश मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे x1 बराबर 0 है, इसी से हम सब कुछ करेंगे। x1 मोल अंश हमारा 0 है। अब 2 का मोल अंश कितना होता है? अब 2 का मोल अंश कितना है? x1 तो 0 हो गया, तो x2 कितना हो गया? 1, क्योंकि टोटल योग 1 होता है, दोनों का मोल प्रभाजों का योग 1 होगा। अब यहाँ x1 से बढ़कर हमारे पास x1 हमारा 0 है, तो ये तो बढ़कर x1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो जब 1 ये हो गया तो x2 कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा।
ध्यान से सुनना कि ये वाला टोटल योग 0 होना चाहिए, दोनों का टोटल योग 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मोल प्रभाजक योग 1 होता है नियम के अनुसार। तो जब ये x2 1 है तो यहाँ पे कितना है, P2 नोट कर लेंगे, P2 नोट, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे P1 नोट आ जाना। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग बाई हमारे पास x1 से 0 हो गया, तो ये तो बढ़ के कितना हो गया, 1 आ गया, तो ये तो बढ़ रहा है, तो इस पे 1 आ गया, तो ये कितना हो गया, बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो x1 अनुपाती हो गया, समानुपाती है P1 के। अब ये x2 यहाँ से घट के कितना हो गया, x2 1 से लेकर 0 पे हो गया, तो ये तो घट गया, तो ये ऊपर से नीचे को। क्लियर, सीधी होंगी स्ट्रेट ये। तो x2 समानुपाती P2 के, इन दोनों का टोटल दाब होता है PT कितना होगा, P1 प्लस P2। समझ में आया डायग्राम, कि डायग्राम तुम्हें बनाना कैसे है सिंपल तरीके से। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम चल सकते हो अच्छे से, ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो भी द्रव इस नियम का पालन करेगा, राउल्ट के नियम को जो भी पालन करेगा, उसको बोलते हैं आदर्श विलयन। क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में समझना कि जो भी इस नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन होगा, और जो इस पर नियम का पालन नहीं करेगा वो क्या है, अनादर्श विलयन। अब ये आदर्श विलयन अनादर्श विलयन ध्यान से देखेंगे, ये रे नोट, जो भी इस द्रव का नियम का पालन करता है उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, और जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। क्लियर है। अब ये आदर्श विलयन अनादर्श विलयन की कंडीशन में देखते हैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन ये क्या चीज़ होता है। आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या क्या कहता है कि P1 का मान x1 के समानुपाती होते हैं, तो इसको हटाने के लिए P1 नोट लगा। P2 क्या होता है, x2 के समानुपाती, तो इसको हटाने के लिए P2 नोट लग गया था। दोनों का टोटल कितना होता है, P1 प्लस P2 के बराबर होता है। नेक्स्ट जो अनादर्श में होता है, अनादर्श विलयन में जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो ये बराबर नहीं होगा। तीनों कंडीशन जैसे थी ये ऐसी सेम, तो ये बराबर नहीं होगी। अब ये नहीं होगी तो कोई ज़्यादा होगी या कोई कम होगी। अगर कोई ज़्यादा है, मान लीजिए P1 का मान बड़ा है P1 नोट x1 से, या P2 का मान बड़ा है P2 नोट x2 से, या PT बड़ा है P1 प्लस P2 से, तब राउल्ट के नियम से क्या होगा, धनात्मक विचलन। इसमें क्या होगा, विचलन मतलब कि धनात्मक गड़बड़ी, विचलन को बोलते हैं गड़बड़। नेक्स्ट अगर इसमें क्या है, P1 छोटा है P1 नोट x1 से, P2 छोटा है P2 नोट x2 से, और PT टोटल जो होता है छोटा है P1 प्लस P2 से, तब राउल्ट के नियम से पता चलेगा कि ऋणात्मक विचलन होगा। अब अनादर्श विलयन आदर्श विलयन के अंदर हमें पता चल गई राउल्ट के नियम में कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। जब हमें पता चला धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, तो हम ध्यान से देखेंगे कि आदर्श विलयन में राउल्ट के नियम से दिए गए वाष्प दाब में या तो कमी होती है या वृद्धि। यदि अधिक वाष्प दाब प्राप्त होता है तो धनात्मक विचलन, और कम वाष्प दाब प्राप्त होता है तो ऋणात्मक विचलन। ठीक है, यहाँ तक के इसमें दूसरा नियम देखेंगे आदर्श विलयन में कि ये शर्त भी है, शुद्ध द्रव अवयवों को मिश्रित करके मिश्रण बनाने के लिए कुल एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन साइंस में हम एंथैल्पी ऊर्जा ऊष्मा की हानि वृद्धि, तो ये डेल एच होती है 0। ऐसे ही अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, डेल एच बराबर नहीं है 0 के। आगे देखते हैं आदर्श विलयन की शर्तें और क्या कहते हैं आदर्श विलयन अनादर्श विलयन की शर्तें। वो आदर्श विलयन अनादर्श विलयन की शर्तें क्या होंगी, यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, सेम अभी तो बताया था। दूसरा क्या है, आयतन परिवर्तन डेल वी का मान शून्य होना चाहिए, डेल वी बराबर 0। एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच का मान शून्य होना चाहिए। बिल्कुल जो तीनों चीज़ें ये अपोजिट है अनादर्श विलयन में शर्त में, कि ये कंडीशन क्या है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करना चाहिए, दूसरा शून्य नहीं होना चाहिए, तीसरा ये भी क्या है, शून्य नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होगा। जब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में एक एक कंडीशन और होती है, नोट है कि ये कंडीशन क्या है कि विलेय और विलेय दोनों का जो आकर्षण होगा, विलायक और विलायक के आकर्षण दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, विलेय और विलायक के आकर्षण। ये चीज़ तो आदर्श विलयन में होती है, ये इस किसके बराबर होगी, विलेय विलायक के आकर्षण के बराबर।
तो आदर्श विलयन अनादर्श में क्या होगा, विलय विलायक का आकर्षण जो होगा विलायक विलायक के आकर्षण में, तो वो बराबर नहीं होगा विलय विलायक के आकर्षण में। तो उम्मीद करूँगा स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन को थोड़ा और समझा जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। और इस वीडियो में उम्मीद करूँगा कि आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप ध्यान से समझें और इसको नोट करें, ताकि जो नई वीडियो आएगी उसको समझने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि नई वीडियो इसी से लिंक होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।